वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज दिन है 2 अप्रैल 2026। दिन गुरुवार। आपका दिन शुभ हो। आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना। मेरी करंट अफेयर की क्लास काफ़ी समय बाद हो रही, तो आप हमें माफ़ी कर देंगे, क्षमा कर देंगे। और हम पढ़ते हैं। अभी हम तो 2 अप्रैल का पढ़ लेंगे, फिर आगे वाले में समय में हम पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे कि जो हम बीते दिन जैसे 1 अप्रैल का हो गया, 31 मार्च का हो गया, 30 मार्च का हो गया, ये वाले करंट अफेयर भी हम समय जैसे जैसे रहेगा वैसे हम करते जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं। 2 अप्रैल की तारीख 2 अप्रैल की तारीख भारत और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ आज के दिन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य हैं। ऐतिहासिक घटना देखते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा 1925। आज ही के दिन प्रसिद्ध झंडा गीत के रचनाकार श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म हुआ था। तो भैया श्यामलाल पार्षद गुप्त को ये हम राष्ट्र ये जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचनाकार जन्मदिन की शुभकामना कहते हैं। तो मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। हो सकता है इस दुनिया में इस समय ना हो। जन्म हुआ उनका लिखा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना। दूसरा होता है भारत का गौरवशाली अंतरिक्ष सफर 1984। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज T-11 से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इसी मिशन के दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहकर संबोधित किया था। तो आपने वो वीडियो देखा होगा। हमारी इंदिरा गांधी ने पूछा कि आप राकेश शर्मा से पूछा गया भारत आपको कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने वहाँ से कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये कहा था। और मोदी जी का वहीं आपने वो वीडियो देख लेनी है। विश्व क्रिकेट इतिहास 2011। भारत ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना दूसरा ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट क्लब वर्ल्ड कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी के ऐतिहासिक छक्के ने वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर भारत को विश्व विजेता बनाया था। महत्वपूर्ण दिवस हम पढ़ते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे प्रभावित लोगों के अधिकारों के समर्थन में हर साल 2 अप्रैल को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अन्य प्रमुख तथ्य क्या हैं? मराठा साम्राज्य 1680। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य आज के दिन काफ़ी बिगड़ गया था। तो ये दुखद घटना भी हुई थी और वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। अगले दिन 3 अप्रैल को उनका निधन भी हो गया। तो हम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं बचा पाए। 3 अप्रैल को उनका परिनिर्वाण प्राप्त हो गए। मुगल काल 1679। मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाने की ये मुश्किल घड़ी भी उन्होंने की। और हम देखते हैं साहित्य संदर्भ। हिंदी साहित्य के प्रति रुचि रखने वालों के लिए आज का दिन मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि के सम्मान और योगदान को याद करने का भी अवसर है। उन्होंने
जिन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता की कविताओं को प्रिया। तो मैथिली शरण गुप्त की हम देखते हैं क्या है रचना। आज की तारीख और इतिहास के इन पन्नों को देखते हुए क्या आप 2011 के यस, हम वर्ल्ड कप देख लेते हैं। 2011 वर्ल्ड कप हमने देखा था। उस समय अपने पास ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, उसमें हमने 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल और राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा दोनों ही भारत के लिए गौरव के सबसे बड़े क्षणों में से है। यहाँ इन दोनों घटनाओं को कुछ खास बातें हैं। 2011 वर्ल्ड कप वानखेड़े का ऐतिहासिक छक्का 2 अप्रैल 2011 की रात हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में बसी है। लक्ष्य और चुनौती। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महिला जयवर्धन के शानदार शतक की मदद से 274 रन बनाए। भारत की शुरुआत खराब रही और वीरेंद्र सहवाग व सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए। धोनी का मास्टर स्ट्रोक। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद को प्रमोट कर युवराज सिंह से पहले बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने गौतम गंभीर 97 रन के साथ मिलकर पारी को संभाला। वह यादगार शॉट धोनी के थोड़ा सा ये है सही है। वह यादगार शॉट धोनी के बल्ले से निकला। आखिरी छक्का और रवि शास्त्री का कमेंट्री। धोनी फिनिश ऑफ द स्टाइल आपने भारत को 28 साल बाद विश्व राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहले भारतीय 2 अप्रैल 1984 को विंग कमांडर राकेश शर्मा ने इतिहास रचा था। सारे जहां से अच्छा। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। योग और विज्ञान। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। इस दौरान उन्होंने जीरो ग्रेविटी में योग का अभ्यास भी किया ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की शारीरिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सके। सम्मान। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें सोवियत संघ द्वारा हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस एक कविता की झलक। आज के दिन गौरव को देखते हुए माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा की ये पंक्तियाँ इस वीरता और देशभक्ति सटीक बैठती है। चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो आप ये कह रहे हैं कविता पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई में उतरे तो कुछ और दिलचस्प बातें सामने आती हैं। वर्ल्ड कप 2011 पर्दे के पीछे की कहानी। सचिन का आखिरी सपना। जब यह सचिन तेंदुलकर का छठा और आखिरी वर्ल्ड कप था। जीत के बाद जब विराट कोहली ने उन्हें कंधों पर उठाया तो उन्होंने कहा था, सचिन तेंदुलकर 21 साल तक देश का बोझ उठाया है। सचिन तेंदुलकर ने 21 साल तक देश का बोझ उठाया है। अब समय है कि हम उन्हें अपने कंधों पर उठाएं। युवराज का जज्बा। युवराज सिंह ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बीमार थे। बाद में पता चला उन्हें कैंसर था। फिर भी उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर भारत को जीत दिलाई। राकेश शर्मा।
मिशन की अनसुनी बातें, अंतरिक्ष में भारतीय स्वाद। राकेश शर्मा अपने साथ अंतरिक्ष में सूजी का हलवा, आलू छोले और पुलाव जैसे भारतीय व्यंजन ले गए थे, जिन्हें मैसूर के डिफेंस फूड रिसर्च लैब ने तैयार किया था। चयन की प्रक्रिया, इस एक सीट के लिए 240 पायलटों का परीक्षण किया गया था, जिनमें अंततः राकेश शर्मा को चुना गया। तो काफ़ी मशक्क़त की थी राकेश शर्मा ने, तो उनका भी आभार। साहित्य और समसामयिकी, आज के दिन की गरिमा को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ याद आती हैं, जो कठिन परिस्थितियों में जीत के संकल्प को दर्शाती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये है। क्योंकि आज 2 अप्रैल 2026 है और देश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं, क्या आप आज के इतिहास के से जुड़ा कुछ जानना चाहेंगे? फिर वर्तमान में किसी बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। तो हम पूरा पढ़ते जाते हैं और अभी पूरा निकल जाएगा न्यूज़। आज 2 अप्रैल 2026 है और जैसा कि आपने ऐतिहासिक गौरव के साथ वर्तमान स्थितियों की रुचि दिखाई है, यहाँ आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पश्चिम बंगाल 2026 ताज़ा अपडेट। बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज 2 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिन है। दूसरे चरण की अधिसूचना, चुनाव आयोग आज दूसरे चरण के मतदान जो 29 अप्रैल को होना है के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर रहा है। चुनावी कार्यक्रम, बंगाल में इस बार चुनाव 2 चरणों में सिमट गया है। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। उम्मीदवारों की स्थिति, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने पहले ही अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें ममता बनर्जी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और अन्य दलों की सक्रियता भी आज से तेज हो गई है। ईरान इजराइल संघर्ष और भारत पर असर। मध्य पूर्व वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव का सीधा असर भारतीय बाजार और जेब पर दिख रहा है। ईंधन की स्थिति, फ्यूल अपडेट। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 प्रति लीटर और डीजल 87.67 प्रति लीटर के आसपास स्थिर है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य में संकट के कारण रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में किल्लत देखी जा रही है। सोने की कीमत, गोल्ड प्राइस। आज सोने के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 151,480 प्रति 10 ग्राम के सोने ग्राम के पार निकल गई है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर भाग रहे हैं। आर्थिक संकट, मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA ने चेतावनी दी है कि इस युद्ध की वजह से भारत की विकास दर और महंगाई महत्वपूर्ण असर पड़ रहा है। आयात लगातार बढ़ने से आने वाले दिनों में माल भाड़ा महंगा होने की आशंका है। और हम देखते हैं, पढ़ चुके, हमें ज़्यादा नहीं जानना है चुनाव के बारे में। अब हम चलते हैं गूगल जेमिनी पे।
अब हम जनगणना पे चल लेते हैं, क्योंकि कल ही से जनगणना हो रही है। तो जनगणना की विशेष बातें हम जान लेते हैं। जनगणना 2026 लिखते हैं, पूरी डिटेल आ जाएगी, तो उसको हम ध्यान कर लेते हैं। 2011 की जनगणना भी देख लेते हैं। वर्ष 2026 भारत के लिए जनगणना और सांख्यिकी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। जनगणना 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और इससे होने वाले बड़े बदलावों का विवरण नीचे दिया गया है। डिजिटल जनगणना की शुरुआत। अब की बार जो जनगणना होना हो डिजिटल रूप में होगा, और BLA जो हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जहाँ हम जो VLO बूथ लेवल ऑफिसर, उनको भी शुभकामना देते हैं कि आप सुरक्षित काम करिए और सहज रूप से हो जाइए। और जब जनगणना के लिए आप जाएं तो आप सहज रूप में पूछें, आप प्रोफेशनल रूप में ना पूछें, तो आपको अलग पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी। डिजिटल जनगणना की शुरुआत। भारत के इतिहास में पहली बार यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। नागरिक एक विशेष मोबाइल ऐप या सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद दर्ज, यानी आपने जो करना है, नागरिक भी अपना जनगणना में अपना एप्लीकेशन अपनी जानकारी को साझा कर सकता है, ताकि BLO को मिल जाएगा तो अप्रूव कर देंगे, तो ऑटोमेटिक कागज़ों की वो आपका बचत होगा। इसमें कागज़ का उपयोग न्यूनतम होगा, जिससे डाटा का विश्लेषण और परिणामों का प्रकाशन बहुत तेज गति से हो सकेगा। सीटों का परिसीमन। 2026 की जनगणना इससे भी विशेष है, क्योंकि इससे डेटा का उपयोग लोकसभा और विधानसभा सीटों की पुनर्निर्धारण परिसीमन के लिए किया जाएगा। संविधान के 84वें संशोधन के अनुसार सीटों की संख्या पर लगा प्रतिबंध 2026 में समाप्त हो रहा है। नई जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ये जनगणना सीटों की विधानसभा और सांसद संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। महिला आरक्षण का कार्यान्वयन। हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना और उससे बाद होने वाला परिसीमन अनिवार्य है। 2026 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जा सकेंगी। जनगणना और आर्थिक नीति। चूँकि पिछली जनगणना 2011 के बाद से एक लंबा अंतराल हो गया, इसलिए 2026 के आंकड़े सरकार की अधिक सटीक कल्याणकारी योजनाओं में मदद करेगी। शहरीकरण। भारत में तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों की सटीक तस्वीर सामने आई है। आर्थिक संकेतक। बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को समझने में मदद मिलेगी। प्रमुख जानकारी हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या हुआ था। प्रमुख जानकारी एक नज़र में। विवरण है, संभावित जानकारी है। प्रकार है, भारत की 16वीं जनगणना पहली डिजिटल है। ये अपनी जो है जानकारी 16वीं जनगणना होगी। प्रक्रिया है, मोबाइल और पोर्टल के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। प्रक्रिया मोबाइल और ये हो गया। मुख्य प्रभाव, सीटों का परिसीमन और महिला आरक्षण लागू होना। प्रश्नावली का है लगभग 31 सवाल। पेयजल, शौचालय, परिवहन, शिक्षा आदि पर आधारित।
आपकी गहरी राजनीति और ऐतिहासिक रुचि को देखते हुए यह जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाले दशकों में भारत की चुनावी राजनीति के स्वरूप को पूरी तरह बदल देगी। क्या आप परिसीमन, बिल्कुल आप पढ़ लें क्या है परिसीमन, क्यों है 33%। परिसीमन डेलिमेशन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। 2026 की जनगणना के बाद होने वाला यह बदलाव राजनीति के भविष्य को इन 3 मुख्य दिशाओं में प्रभावित करेगा। प्रथम, सीटों की संख्या में भारी वृद्धि करना है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 साल 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में सीटों की संख्या पूछी जाए तो 543 बताया जाएगा। 2026 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जब परिसीमन होगा तो सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। नए संसद भवन की क्षमता को पहले ही बढ़ाकर 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा कर दिया गया है, जो इस बदलाव का संकेतक है। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। दूसरा कारण क्या है? उत्तर बनाम दक्षिण भारत का समीकरण। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार परिसीमन के बाद उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की लोकसभा सीटों में दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की तुलना में अधिक वृद्धि हो सकती है। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि की उच्चतर दर है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए वे इस डर में हैं कि उनकी राजनीतिक शक्ति कम ना हो जाए। तीसरा कारण, एक विशेष कारण है नारी शक्ति बंधन अधिनियम का सक्रिय होना। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी 2026 की जनगणना और उसके बाद का परिसीमन वह चाबी है जो भारतीय राजनीति में महिलाओं की व्यापक भागीदारी का रास्ता खोलेगी। परिसीमन की प्रक्रिया कैसे काम करती है? परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त किया जाता है। डेटा विश्लेषण, आयोग जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है। सार्वजनिक सुझाव, प्रस्तावित सीमाओं पर जनता ने सुझाव और आपत्तियां मांगी जाती हैं। कानूनी बाध्यता, आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और पढ़ लेते हैं, फिर ये वीडियो की समाप्ति। बड़ा लंबा करना अभी ये हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, और जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना।
आज का करंट अफेयर हो ही चुका है, यानी 2 अप्रैल 2026। हमने विशेष सार बता देते हैं इसमें। आज है सारे जहां से अच्छा श्यामलाल मुखर्जी का जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की शुभकामना। दूसरे पे हम हैं राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष यात्रा में गए थे। उन्होंने पूछा तो बताया कि आप वहाँ से भारत कैसा दिखता, तो उन्होंने बताया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसा दिखता है। तीसरे पे है हम बता चुके हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का आज विशेष गहमागामी जारी भी है, और हमने बता दिया गैस की किल्लत भी होने वाली है, सोने चांदी में बढ़ोतरी होने वाली है, और ये आप वीडियो देखेंगे। तीसरे पे हमने बता दिया जनगणना 2026 का आगाज़ हो चुका है और सीटों की बढ़ोतरी होगी, तो अपनी प्रतिभागिता दिखाएं और सही सटीक डाटा देंगे तो आप में होगा। इसमें हो सकता है जातिगत जनगणना भी शामिल किया जाए, तो आगे वाले में जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, सुप्रभात।